4 बरसों से जमूद और महंगाई की दलदल में फंसी ये गाड़ी है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। इससे पहले 2003 से 2007 यानी 5 साल तक ये गाड़ी औसतन 7% शरह से फर्राटे भर रही थी। इस खुशगवार सफर में सिंगल डिजिट यानी यक हिंसी महंगाई ने भी खूब मदद की। और से देखते हैं कि इस गाड़ी के फंसने की क्या बड़ी वजूहात है और इसको चलाने पर खर्चा यानी बजट क्या किरदार अदा करेगा। आइए जरा करते हैं इस गाड़ी की सवारी। डिग्गी में दहशतगर्दी लिए रवाना हुई तो ज्यादा खर्चा हुआ। डिग्गी के सामान से जान छुड़ाने और जेब से रकम देकर बेकार पुर्जों में जान डालने पर आलमी मईशत की डगमगाती चाल ने भी इसको खासा मुतासिर किया। रस्ते में उड़ते पंछी यानी सरमायाकार तो उड़न छू गए। बैटरी भी बार बार बैठने लगी और टिमटिमाती हेडलाइट्स और बिजली का मसला हुआ गंभीर। एक अंदाजा है कि गायब बिजली हर साल $7 अरब का धचका पहुंचा रही है, लेकिन बेचारी गाड़ी और सवार करें भी तो क्या। आगे चलिए। 2010 में इस गाड़ी को सैलाब ने आन घेरा, जिससे 2 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हुए और मैकेनिक ने $10 अरब का बिल थमा दिया। इस गाड़ी का एक और बड़ा मसला है, वो ये कि 100 में से सिर्फ 10 सवार ठीक से किराया यानी टैक्स अदा करते हैं, जबकि चलाने वाले हुक्काम बाला के खर्चे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। वैसे भी अब गाड़ी पर काफी कर्ज चढ़ चुका है, जिसकी भारी अदायगियां भी करनी है। ऐसे में जब आमदनी हो 98 और खर्चा रुपया, तो वही होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी की मरम्मत के लिए अब कई अहम फैसले करने होंगे और हो सकता है कि पेट पर पत्थर भी बांधने पड़े, लेकिन ऐसा करेगा कौन। ये गाड़ी अब साल 2012 में चल रही है, जहां से मुझे लहराते झंडे दिखाई दे रहे हैं और नारों की आवाजें भी सुनाई दे रही। ये इंतखाबी साल है और आवाम को तो बहरहाल खुश करना ही है। अब रह गई बेचारी गाड़ी, तो माहिर मैकेनिक का ख्याल है कि इसको ठीक करने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, पूरी दयानतदारी के साथ गैराज में ले जाकर इस्लाहात यानी ठोका पीटी भी शुरू करना होगी। सिर्फ जबानी जमा खर्च से ना चलेगा काम। वैसे निदा समीर की हिम्मत को दाद दूंगी फवाद के, उन्होंने ये गाड़ी चलाई जिस तरह आवाम हमारी ये गाड़ी चला रही है। बहरहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अली साहब, अगर हम बात करते हैं टैक्स पेड मैकेनिज्म की, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई में जो है वो हमारा जो टैक्स है उसकी कितनी शेयरिंग होती है? टैक्स का बहुत बड़ा किरदार है हमारे मुल्क में महंगाई में इजाफे में। और ये जो आपने गाड़ी भी देखी, इसमें जो पेट्रोल डलता है उसमें भी बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो हुकूमत अपने पास रख लेती है। और हुकूमत का एक सिलसिला कुछ ऐसा शुरू किया हुआ उन्होंने कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है। आवाम से कुछ टैक्स ले लेती है और फिर वहीं कहीं वापस उनको कहीं से कर देती है, पोशीदा अंदाज में ही लेती है और फिर थोड़ा बहुत आपको पता है वापस कर देती है, बाकी अपनी शाखर्चियों पर इस्तेमाल कर लेती है। तो एक्चुअली आप ही पे कर रहे हैं। सेल्स टैक्स को भी सुन लीजिए आप। चीनी भी जो आप खरीदते हैं और कहा जाता है कि चीनी की कीमतें महंगी हो रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ इसमें इस दफा भी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। 16% उस पर सेल्स टैक्स है। लेकिन अली साहब, डॉक्टर साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा एक फायदा तो दे रही है कि जो डायबिटीज की उम्र ज्यादा हो रहा है वो कम हो गया है चीनी महंगी होने से। बिल्कुल, वजीर आजम साहब ने भी यही कहा था कि चीनी कम पीना शुरू कर दीजिए उससे। लेकिन ये है कि देखिए, ये और अशिया को भी अगर आप देख लीजिए, जो पैक्ड मटेरियल है उसके ऊपर 16%। अब एग्रीकल्चरल टैक्स भी अगर लग जाता है, थोड़ा सा मेरा जाविया इसमें मुख्तलिफ है आम लोगों से, वो ये कि ये सारा का सारा आवाम पर बोझ आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में अमीर लोग टैक्स का बोझ बर्दाश्त तो करते नहीं है, सबका सब गरीबों पर ही ट्रांसफर हो जाता है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पेड तो कर रहा होता है टैक्स, उनका तो कट ही जाता है ना, मतलब जो फाइनली जो उनके पास तनख्वाह आती है वो कटाई जाती है। टैक्स पहले कट जाता है, तनख्वाह बाद में आती है। लेकिन आपको ही मैं बता दूं कि हमें हमेशा इल्ज़ाम दिया जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स देते हैं, ये टैक्स एक तरफा नहीं होता। हम जो हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है ना हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारी अमनो अमान। लेकिन एक छोटा सा, अगर टैक्स ले रहे हैं तो सहूलतें तो बिल्कुल देनी चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज़ भी है, ज़ाहिर है अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ मिलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो हर किसी से मैं पूछने की कोशिश भी करता हूँ, ज़राअत पे क्यों नहीं लगाते? देखिए, ज़राअत पर एक टैक्स ना लगाने की वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बाअसर तबका है, आपको खुद पता है, जो हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, वो कभी भी एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगने देता, क्योंकि असेंबलियों में उनकी तादाद ज़्यादा है। तो रोते रहेंगे ऐसी? ये देखिए, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हम ही पिसते रहेंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, पिस तो हम रहे हैं और अगर ये लग भी गया तो आप बड़े हैरान होंगे, ये फिर कहीं से बीच में से विगल आउट हो जाएंगे, फिर बोझ हम पर आ जाएगा। या अच्छा, कहते सब है, मजे की बात ये है अली कि कहते सब हैं कि जी ज़राअत पर भी टैक्स लगना चाहिए, हुकूमत भी कहती है जी ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी कहते हैं, लेकिन आखिर
کہاں آ کے پھنس جاتے ہیں, سب چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, پھر وہ لگا ہی نہیں پاتے ٹیکس, سب چیزیں آ کے وہ میس اپ ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہ اصل میں کچھ ایک ہم نے وہ بھی بنائی ہوئی ہے, اس سے میں کیا کہوں, چڑ بھی بنائی ہوئی ہے. جو لوگ زراعت سے وابستہ ہیں ان کو جب ہم نے تنگ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں تاکہ ان کو ایک چوٹ لگے, لیکن وہ خود بھی اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ وہ علاقے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے, لیکن ان بااثر افراد سے ضرور ٹیکس لینا چاہیے جو اس ملک کے اندر زیادہ سرمایہ کما کر پھر دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں, دوہری شہریت رکھنے کے باوجود جائیدادیں خرید لیتے ہیں. یہاں جائیداد نہیں خرید پا رہے, وہاں پہ وہ باہر جائیدادیں خرید لیتے ہیں. لگتا تو یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں پسنگ. خیر ناظرین, خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, اقتصادی سروے رپورٹ آنے والی ہے ہماری ٹرانسمیشن, اور اس میں ہم یہ بھی شیئر کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک پر چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اقتصادی سروے رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد جاری ہونے والی ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بجٹ ملک کا کس طرح سے بنایا جاتا ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب جو بجٹ بنا رہے ہیں, کیا اس میں پاکستانیوں کے لیے کوئی ریلیف ہوگا یا نہیں, اور گھر کا بجٹ کس طرح سے بنتا ہے, گھر کے بجٹ کو بنانے کے لیے کیا کیا خاتون خانہ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ناصر صاحب اور ساتھ ساتھ شہناز عاصم صاحب. ابھی شہناز یہ بتائیے مجھے کہ ظاہر ہے ضروریات ہی پوری ہو جائیں آج کل کے دور میں تو یہی بہت بڑی بات ہے, خواہشات کی تو بات کر ہی نہیں سکتے, لیکن ایسے میں اگر بچے بیمار ہو جائیں تو پھر جو خرچہ آتا ہے اس کو کس طرح سے آپ اس سے بیماری سے کس طرح ٹیکل کرتی ہیں, چونکہ دوائیوں کی قیمتیں تو بہت بڑی ہوئی ہیں. سر سیلف میڈیکیشنز پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں خواتین, مطلب کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں اگر تھوڑا بہت بخار ہو گیا, نزلہ ہو گیا, تو اپنی جو ان کی سوچ کے ساتھ سیلف میڈیکیشنز کی طرف جاتی ہے, اور کوشش یہ کرتی ہے کہ شاید اسی سے ہی ریکور ہو جائے. ان کے جو بچوں کو چھوٹی موٹی جو ڈیزیز ہو جاتی ہے, بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, وہ ان سے ریکور ہو جائے. ادروائز اگر پرابلم ہو جاتی ہے, وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا خواتین, تو مجبوری ہے وہ ڈاکٹر کو پھر جاتی ہیں, سروے کرتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, میڈیسنس لیتی ہیں, اور ان کی پرسکرائب کیے ہوئے میڈیسنس کو خریدنا بھی آج کے مطلب دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے. اور جو ہماری میڈیسنس کی جو ہماری پرائسز ہے گریجولی وہ بھی ایز سچ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت انکریز ہو رہی ہے. اور ابھی لاسٹ منتھ اسی ایشو کے اوپر بھی بہت سارے ہم لوگ خواتین نے فیس کیا ہے, اور اب وہ مطلب وہ ایشو حل تو نہیں ہوا ہے, لیکن بچوں کی بڑی معصومانہ خواہشیں ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں. اور شہناز اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہو؟ منانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہ بیٹا ابھی نہیں, تھوڑا ٹائم کے بعد دلا دیں گے, یا تھوڑا ویٹ کر لو, چلو اگلے نیکسٹ منتھ دلا دیں گے. تو یہ خواتین کا یہ تو روٹین ہے. ہم لوگ ہمارے کے چلاک ہو گئے, بچے بھی ایسے ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. علی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر رہے تھے, بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے معیشت میں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 3 بڑی فصلیں ہوئی اس سال ان کے, اور لیکن اہداف نہیں حاصل کر سکے. اسی طرح ہم دوسرے سیکٹر پہ جاتے ہیں جس میں لائف اسٹاک ہے, مینوفیکچرنگ ہے, مطلب کیوں اہداف حاصل نہیں کر پا رہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایک سیریز آف فیلیئرز ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہونا چاہیے جس سے ساری چیزوں کا پتہ لگے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو اپنے اہداف کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے حکومت کو زیادہ تر یہ غیر مستند ہوتے ہیں. اس رپورٹ کے بارے میں بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ غیر مستند تو میں ایسے نہیں کہوں گا, لیکن مستند بھی نہیں کہوں گا, تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ سم ویئر ان دا گرے ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے خاص طور پہ صنعتی بھی بات کی, زراعت کی بات کی, زراعت ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اتفاق سے یہ لوگ بکھرے ہوئے رہتے ہیں, یعنی کہ ایک ساتھ شہروں کی طرح نہیں رہتے, تو دیہی آبادی کے مسائل جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر کہیں لوڈ شیڈنگ شہروں کے اندر 18 گھنٹے ہو رہی ہے تو شاید وہاں پر 2 گھنٹے بجلی آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو حیران کن ایک بات کروں گا, ایک چھوٹا سا سروے ہم نے کیا تھا ایک گاؤں کا, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں صرف 2 گھنٹے بجلی آتی ہے, وہ بھی رات کو, جس میں صرف ہم سو پاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماسکیٹو ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. اور اس حساب سے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ خود سوچیں. فزیکلی بھی بڑے منفی اثرات ہو رہے ہیں. مزدور تو خاص طور پہ اسے سروائیو کریں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ناظرین, پشاور کے جو بھٹا مزدور کا حال آپ کو بتائیں, وہ یہ ہے کہ کھانا کھائیں تو علاج نہیں, اور علاج کی عیاشی کریں تو پیٹ خالی. جی ہاں, بھٹا مزدور بجٹ سے کیا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں یاسین کامران کی رپورٹ.
आग बरसाते सूरज और दहकती भट्टी में काम करना, सारा दिन मिट्टी और रेत में अटे रहना। जी हाँ, अपना और ख़ानदान का पेट पालने के लिए ये मज़दूर ऐसे ही हालात में काम करते हैं। ये भट्टा खश्त मज़दूर हैं जो सुबह से शाम तक इसी भट्टी में ईंटें बनाते हैं। इतनी तनख्वाह मिलती है कि अगर इससे घर का खर्चा करें तो बीमार का इलाज नामुमकिन हो जाता है, और अगर इलाज मुआवजा करें तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता। कुछ तो बचपन से ही यही काम करते चले आ रहे हैं। इस भट्टी में काम करते करते मैं बड़ा हुआ हूँ। ना मैं तालीम हासिल कर सका और ना मेरे बच्चे। बेबसी के आलम में ये मजदूर बजट से ही आस लगाए बैठे हैं। हमारी दिहाड़ी में इजाफा हो जाए, हमें मुफ्त इलाज की सहूलत मिले, हमारे बच्चों को तालीम मुयसर हो, बस हम यही चाहते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत अशराफिया को नवाजने के साथ साथ उन्हें भी बजट में याद कर ले। कैमरामैन इमरान खान के साथ यासीन कामरान, समा, पेशावर। भट्टा मज़दूरों का हाल तो बहुत ही बुरा है। उनके मुतालबात क्या हैं ये तो यासीन कामरान हमें बता रहे थे। अली, एक चीज़ आपसे ज़रा मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो आम लोगों के जहनों में ये सवाल है। अगर हम इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जो समा ने दिखाई है, जो हमें मौसूल हुई है, उसमें हमने देखा है कि तवानाई पर सब्सिडीज़ 150 अरब रुपये और ईंधन पर रखने की तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। सब्सिडीज़ 150 अरब रुपये क्या काफ़ी हैं? और अगर हैं तो फिर ये बिजली की कीमतें बढ़ाते क्यों रहते हैं रोज़, अगर सब्सिडी देनी है तो? ये सब्सिडी तो ये देते हैं उन कंपनियों को, और जिसे आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ जो होते हैं आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन चलिए मगरमच्छ हम नहीं करते, चले वो कारोबार करने के लिए ही आए हैं हमारे मुल्क में। और हाँ, तो हम ही लोग रहे हैं ना जी, तो लेकिन क्यों हाँ, नुकसान तो हमें ही हो रहा है। और ये सब्सिडी का फ़ायदा क्या है, जिसमें बिजली के निर्ख हर वक्त बढ़ जाते हैं। अब आपने सुना होगा दोबारा से बिजली के निर्ख बढ़े, पिछले महीने बढ़े थे, इस महीने दोबारा बढ़ा दिए गए, अगले महीने दोबारा बढ़ा दिए जाएंगे। और नवीद कमर साहब ने कहा है कि ये तो बतदरीज हर महीने हम बढ़ाएंगे, ये तो अब मामूल का काम होगा। अच्छा, IMF ने भी तो कहा था ना कि आप अपनी जो तमाम तर सब्सिडीज हैं जो ईंधन पे दे रहे हैं, जो बिजली के ऊपर आप दे रहे हैं, इसको तमाम को बतदरीज खत्म करें। तो 150 अरब रुपए क्या इसी वजह से रखे गए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते रहें और फिर इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसको जीरो पर लेकर आ जाए? जी, आपके सवाल के दो जाविये हैं। देखें, पहला तो आपने बड़ा अहम एक बात कर दी कि ये सब्सिडीज का रुझान जो है ये नेगेटिव की तरफ ही रहेगा। ये कम से कम पैसे लगाएंगे अब इन रियायत की तरफ। और वैसे भी बताऊं कि बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर भी सब्सिडीज खत्म हो चुकी हैं। लेकिन IMF का कहना सिर्फ ये नहीं था। IMF ने हुकूमत को कहा अपनी शाखर्चियां खत्म कर दीजिए। वो नहीं वो नहीं कह दिया अली साहब आपने। उन्होंने कहा शाखर्चियां खत्म कर दें या आवाम पे टैक्स लगा दें। हमारे हुक्मरानों ने कहा कि आवाम पे टैक्स लगा दें, शाखर्चियां नहीं कम करेंगे। हम लंदन के दौरे भी करेंगे, हम कोट भी खरीद लेंगे, जी जूते भी खरीद लेंगे, और जी उनके सिलसिले जो है वो अपनी जगह। आप खुद देखिए, गरीब मुल्क के अंदर जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारे वज़रा, हमारे मुशीरान, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर जिस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, क्या आपको कहीं से भी रैशनल लगता है? एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस आई थी पाकिस्तान, जो यूनाइटेड नेशंस में भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की ज़िंदगी और जिस तरह की लाइफस्टाइल मैंने यहाँ देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं खुलासा करके आप बता रहा हूं, एंजेलिना की बात कर रहे हैं और आपने उनका लुक भी देखा था कि वो कितनी सादा थी जब वो यहाँ पर आई। जी, और उनसे मिलने के लिए खुसूसी तौर पर जहाज ले जाया गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अखराजात किसने दिए होंगे? आवाम ने दिए होंगे। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कह रहे हैं कि आइंदा जो आने वाला बजट है उसमें ज़्यादा टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे, यानी कोई नए टैक्सेस, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अगर ये नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो फिर ये चलेगा क्या? किस तरह से चलेगी मईशत? ज़ाहिर है हम तो टैक्स पेयर कर रहे हैं ना, टैक्स पेयर हैं हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो मईशत चल रही है। अगर नए टैक्स नहीं लगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, टैक्स तो अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हम कुछ टैक्स हैं जो शायद एक टैक्स। अच्छा अली साहब, वो वक्त आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। डॉक्टर अब्दुल हफीज इस वक्त मौजूद है टेलीविजन स्क्रीन पर, नाजरीन आप देख सकते हैं। इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जा रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको ये भी अपडेट करते चलें कि रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बात की है, इक़्तिसादी सर्वे के बारे में, और कौन कौन से सेक्टर की क्या कारकर्दगी रही है, जिस पर हमने सबसे पहले बात की थी कि साल के आखिर में एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उसमें बताया जाता है कि किस सेक्टर ने क्या काम किया जाता है। ये वो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है जो अब अब्दुल हफीज़ शेख अब से थोड़ी देर बाद जारी करेंगे। ये वो दिखा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट अब से कुछ देर बाद जारी की जाएगी और इस वक्त डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जो वहाँ पर बैठे हुए सहाफ़ी हैं और उनके ज़रिए